चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता, उर्वरता जो है वह घटाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। सही आंसर क्या होगा? गहन खेती से। गहन खेती से यानी कि बराबर खेती करते रहे और जमीन को पड़ती न छोड़े, तो गहन खेती से क्या होता है? उर्वरता जो है घट जाता है, यानी कि फसल जो है वह कम उपज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक उभयचर पशु है। उभयचर पशु है। उभयचर पशु है क्या? मेढक। मेढक। मेढक उभयचर पशु क्यों है? मेढक जो है उभयचर पशु क्यों है? क्योंकि यह मेढक जो है यह जल में और मिट्टी में, मिट्टी के नीचे या जल में, मिट्टी के नीचे या सतह पर, सतह पर, तीनों जगह पर पाया जाता है। मिट्टी मिट्टी में, जल में और सतह पर, तीनों जगह पर मेढक रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? जानवरों के गोबर। जानवरों का जो गोबर होता है, गोबर, गोबर जो होता है वह क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। गर्मी में मेढक बहुत दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एलपीजी। एलपीजी 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 का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसका क्या पूछ रहा है? एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ, यहाँ पर गैस के साथ नहीं होगा, गैस के साथ अगर होगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा। यहाँ पर गलत किया गया आंसर। ये जो वजन है ये वाला, ये केवल गैस का है। केवल गैस का वजन है। केवल गैस का वजन है। गैस का जो पात्र होता है यानी कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है उसका 16 के आसपास होता है। 16 केजी के आसपास होता है। 16 केजी के आसपास होता है। और दोनों मिला के कितना होता है? तो 30 केजी। दोनों मिला के 30 केजी के आसपास होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 30 केजी लगभग। लगभग 30 केजी, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 30 केजी लगभग। जिसमें से गैस का क्या हो जाएगा? 14.2 केजी। और सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 16 केजी। दोनों मिलाकर लगभग 30 केजी। आंसर क्या हो जाएगा? 30 केजी हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर क्या है? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। NaNO3। रासायनिक सूत्र हो गया इसका। रासायनिक नाम क्या होगा आप लोग बताइएगा? रासायनिक नाम क्या होगा चिली साल्ट पीटर का? रासायनिक नाम क्या होगा? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम।
चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम, 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 सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट सही आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक कब बढ़ता है? जब दाब बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाने से। सही आंसर, दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ेगा। नीरज कुमार जी आलतू फालतू कमेंट मत कीजिए और प्रश्न का जवाब दीजिए। ये सब काम देने वाला है, वो सब काम नहीं देगा। एग्जाम में जाइएगा तो वो सब का जो आप पूछ रहे हैं वो सब में से प्रश्न नहीं आने वाला है। प्रश्न अगर आएगा ना तो इसी से आएगा जो पढ़ रहे हैं। या तो अच्छे से सुनिए नहीं तो जवाब दीजिए। ये सब कमेंट, फालतू कमेंट नहीं कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक कैसे बढ़ता है? तो दबाव बढ़ाने से। दबाव बढ़ाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में सूजन हो जाती है किस बीमारी में? किस बीमारी में, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मस्तिष्क में सूजन हो जाती है तो मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग जो है वह मस्तिष्क का बीमारी है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क का बीमारी है। इसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है, सूजन हो जाता है। अगला प्रश्न, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो होता है। एलपीजी, एलपीजी जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और जब एलपीजी गैस जो है वह पात्र में रहता है, पात्र कहने का मतलब हुआ सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर। सिलेंडर को क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। और पात्र में जब एलपीजी गैस रहता है तो वह कैसा रहता है? लिक्विड के रूप में, लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। अगला प्रश्न, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश रचना की कला है। शब्दकोश, शब्दकोश के रचना की कला है, यानी कि शब्दकोश की रचना की कला है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी है शब्दकोश की रचना का कला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? नीरज कुमार जी आंसर अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग के आंसर के इंतजार में रहेंगे तो इंतजार करते रह जाएंगे। आप लोग आंसर तो दीजिएगा नहीं। और बस जो पढ़ने के बाद वाला जो काम है, जो काम आप लोगों का नहीं है वो काम आप कीजिएगा। ये सब काम है, पढ़ के नौकरी ले लीजिए, उसके बाद वाला ये काम है जो आप पूछ रहे हैं अभी कमेंट में। इसलिए पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद वो काम तो होते रहेगा, वो काम तो होता ही है, सबके साथ होगा वो काम। विकास कुमार, चलिए गुड इवनिंग आपको भी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा।
और जब यहाँ पर गर्म ग्रह दिया गया है तो ठंडा ग्रह भी देख लेंगे। ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा जो होता है वो कौन सा ग्रह होता है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है सौर मंडल का? क्या हो जाएगा आंसर? अरुण हो जाएगा। अरुण। अरुण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यूरेनस कहते हैं। यूरेनस। यूरेनस कहते हैं अरुण को। यूरेनस कहते हैं। और शुक्र के बारे में देख लेंगे। शुक्र जो है इसे सांझ का तारा, सांझ का, सांझ का तारा, तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा या सबसे चमकीला, चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब कौन है? शुक्र है। शुक्र जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, ये सब शुक्र ग्रह का ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। सही है आपका आंसर। NH2CONH2 हो जाएगा आंसर। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? इसे रासायनिक रूप से कार्बामाइड भी कहते हैं। कार्बामाइड। रासायनिक रूप से इसे कार्बामाइड कहते हैं। कार्बामाइड। कार्बामाइड। कार्बामाइड कहते हैं। कार्बामाइड। NH2CONH2 सही आंसर। इसे रासायनिक रूप से कार्बामाइड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति से, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा मिलती है। नीरज कुमार जी गुड नाइट। चलिए आपके लिए गुड नाइट। न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम से परिभाषा, किसकी परिभाषा मिलती है? तो आप लोगों को बताए थे इससे पहले क्लास में तो आया था ये वाला प्रश्न। जब भी आता है ये वाला प्रश्न न्यूटन के गति के नियम से, तो तीनों नियम के बारे में बता देते हैं ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप गलत नहीं कर सके। तो क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा। और दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या देता है? दूसरा जो नियम है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, वह क्या देता है? तो बल का सूत्र देता है। बल का सूत्र, बल का सूत्र, बल का सूत्र देता है। बल का सूत्र। और तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। बल की प्रकृति, प्रकृति, बल की प्रकृति। और तीसरे नियम को ही क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हाँ ये सब प्रश्न रिलेटेड है। ये सब प्रश्न क्या है? रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि अगर पूछेगा तो ये गति का प्रथम नियम ही पूछेगा। अगर सेकेंड वाला भी पूछ दिया तो उसके बारे में बता देते हैं, और थर्ड वाला भी पूछ दिया तो उसके बारे में बता देते हैं, ताकि उस समय दिक्कत नहीं हो कि हाँ फर्स्ट वाला जानते हैं और सेकेंड वाला नहीं जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और ये जो पहला जो नियम है, पहला नियम, इसे क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो या जड़त्व, 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 जड़त्व का नियम, गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, लक्स इकाई है। लक्स, लक्स क्या है? इकाई है किसका? प्रदीप्त के स्तर का। लक्स इकाई है प्रदीप्त के स्तर का। प्रदीप्त के स्तर का सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। ये इकाई वाला जो है इस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि इकाई वाला कभी भी रहेगा प्रश्न तो ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण, भ्रूण को भोजन
किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण जो होता है, भ्रूण भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? यानी कि बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो उस समय भ्रूण को जो पोषण प्राप्त होता है, यानी कि उसको जो भोजन मिलता है, भोजन वो किस माध्यम से मिलता है? किस माध्यम से भोजन मिलता है? क्या हो जाएगा? गर्भनाल। गर्भनाल, इसे ही प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, 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 प्लेसेंटा। गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। बैटरी, बैटरी जो है, बैटरी यानी कि सेल जो है, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, जो बदलकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑटो ऑटोमाइल। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल कौन सा है? ऑटोमोबाइल बैटरी में यानी कि वाहन में जो बैटरी बैटरी का यूज करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? H2SO4। H2SO4 सही है आपका। रासायनिक सूत्र भी सही है। H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री जल में समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सोडियम सबसे अधिक तत्व पाया जाता है समुद्री जल में। और सोडियम को कहाँ पर रखते हैं? सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। इसको कहाँ पर रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में, यानी किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ पर आदमी के चलने पर बर्फ बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन फिसलन होती है। फिसलन होती है क्यों? यानी कि बर्फ पर अगर कोई आदमी अगर चलता है तो वह फिसलता क्यों है? क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता। चलिए सही आंसर आपका, क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता है। यानी घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल के कारण पॉजिटिव कार्य भी करते हैं और निगेटिव कार्य में भी घर्षण बल लगता है। तो बर्फ पर नहीं चलना यानी कि बर्फ पर फिसल जाता है पैर, जिसके कारण अगर घर्षण वहां पर होता तो वहां पर चल पाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर्षण जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी घर्षण होता तो उस पर चल सकते थे। घर्षण नहीं होगा, नहीं चलेंगे, क्योंकि घर्षण कम होने से फिसलन अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? किस कारण उपग्रह उपग्रह जो है पृथ्वी की परिदक्षिणा करती है, यानी कि परिक्रमा करती है। उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। गुरुत्वाकर्षण बल। सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा जो है, जो पृथ्वी की उपग्रह है, पृथ्वी की उपग्रह कौन सी है? चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तरंगे दैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है। तरंगे दैर्घ्य तरंगे दैर्घ्य जो होता है वह मापा जाता है मीटर में। तरंगे दैर्घ्य मीटर में मापा जाता है। तरंगे दैर्घ्य मीटर में मापा जाता है। मीटर में। सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? एलपीजी में मुख्यतः एलपीजी 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 में मुख्यतः समावेश होता है। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है क्या? आप लोगों को भी पता हो गया होगा। इतना बार ये वाला प्रश्न आ गया कि आप लोग भूल नहीं सकते कभी इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए सही है, प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह किसके समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके समान होता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान होता है। यानी कि -40 डिग्री तापमान जो है वह फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड दोनों में बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या सेल्सियस दोनों में बराबर होता है। दोनों में बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री तापमान, -40 डिग्री तापमान जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। दोनों में समान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। भोजन में भोजन में लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी के कारण क्या होता है? लोहे की कमी यानी आयरन के कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया। चलिए आप लोग आंसर सही है, क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया। और लोहा जो है वह किसमें पाया जाता है? तो सब्जियों से मिलता है। सब्जियों से, हरी सब्जी से शरीर में लोहे की यानी कि आयरन की पूर्ति की जाती है। हरी सब्जी, हरी 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 सब्जी में, हरी सब्जी हरी सब्जी के द्वारा आयरन की पूर्ति की जाती है शरीर में। और इसमें सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? तो पालक से। पालक से पालक से आयरन जो होता है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है। सबसे अधिक पालक से आयरन मिलता है। सबसे अधिक पालक से मिलता है। अगला प्रश्न, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? इंजन रेडिएटर में इंजन रेडिएटर में ताप जो है वह किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन एंड कन्वेंशन। चलिए सही आंसर है कंडक्शन और कन्वेंशन। कंडक्शन और कन्वेंशन। और इंजन में रेडिएटर का प्रयोग क्यों करते हैं? इंजन में रेडिएटर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि इंजन को रेडिएटर ठंडा रख सके। इंजन को रेडिएटर ठंडा रख सके। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था बताइएगा आप लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? कूलिंग के लिए। चलिए सही आंसर न्यूट्रॉन। चैडविक, विकास कुमार जी सही आपका आंसर। क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक हो जाएगा, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? आवेशहीन होता है। आवेश आवेशहीन होता है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक। और इसका खोज किसने किया था? तो जे जे थॉमसन। थॉमसन जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक इसका चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो गोल्ड स्टीनर ने। गोल्ड स्टीनर गोल्ड स्टीनर ने किया था। गोल्ड स्टीनर ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण होता है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है वह डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में। और कर्णपटल, कर्णपटल यानी कि कान पर
ध्वनि की जो क्षति होती है, कान जो क्षति होती है, कर्णपटल की जो क्षति होती है, उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? क्या हो जाएगा आंसर? 160 डेसिबल। 160 डेसिबल। और और अगर मनुष्य जो है वो सामान्य सामान्य बातचीत में सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल ध्वनि का प्रयोग करता है? कितने डेसिबल ध्वनि का प्रयोग करता है सामान्य बातचीत में? क्या हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। 30 से 40। 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल मनुष्य के लिए सामान्य बातचीत के लिए है। 30 से 40 डेसिबल। 40 से 45 नहीं, 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। और भारतीय नियम के अनुसार कितने डेसिबल को प्रदूषण युक्त ध्वनि की संज्ञा दी गई है? प्रदूषण युक्त ध्वनि कहा गया है। कितने से कितने डेसिबल रेंज को? क्या हो जाएगा? 60 से 80 या 60 से 80 हो जाएगा। 60 से 80 हो जाएगा। 60 से 80। 60 से 80 या लगभग में कभी कभी 90 भी रह सकता है। 60 से 80 हो जाएगा। 60 से 80 हो जाएगा। भारतीय नियम के अनुसार 60 से 80 डेसिबल ध्वनि को प्रदूषण युक्त ध्वनि माना गया है। प्रदूषण युक्त ध्वनि माना गया है, इससे अगर ऊपर रहे तो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? आवेश की सीजीएस पद्धति। आवेश आवेश की सीजीएस पद्धति इकाई क्या होगा? आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होगा? आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होगा? क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। कूलम्ब। कूलम्ब हो जाएगा। आप लोग का भी आंसर सही है, कूलम्ब। कूलम्ब। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। पृथ्वी के भूपटल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर तत्व कहे अगर तत्व कहे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और धातु धातु की अगर बात करें सबसे अधिक तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। धातु क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। और तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद कार्बन हो जाएगा। कार्बन, एल्युमिनियम और फेरस। क्या हो जाएगा? तत्वों का क्रम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम, फेरस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम और फेरस। ये क्या है? ये तत्वों का क्रम है। ये तत्वों का क्रम है। पृथ्वी के भूपटल पर तत्वों का क्रम है। तत्वों का क्रम है। विकास कुमार जी, सिलिकॉन। सिलिकॉन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन। सिलिकॉन, हाँ सही है, सिलिकॉन भी है। सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन हो जाएगा यहाँ पर। सिलिकॉन। उसके बाद कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन। हाँ सही है आपका, ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी सोना जो है वह किस पदार्थ में घुल जाता है? अगर स्वर्ण को घुलाना है, सोना को अगर घुलाना है तो किस में घुलाएंगे? एक्वा रेजिया। चलिए सही आंसर एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है वह किसका मिश्रण होता है? एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? सही आंसर एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है बताइएगा आप लोग। क्या होता है? HNO3। HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। चांदी नहीं घुलता, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों का अनुपात कितना होता है? ये दोनों का अनुपात कितना होता है? कितने अनुपात में घुलता है? HNO3 जो है, HNO3 कितना? 1 अनुपात। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह 3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में घुलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? एंथ्रेक्स बीमारी जो है, एंथ्रेक्स बीमारी वह किस में होता है? एंथ्रेक्स बीमारी जो है वह किस में होता है? किस जानवर में? किस जानवर में होता है? तो गाय तथा भैंस में होता है। गाय तथा भैंस में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है। रक्त को स्कंदन यानी कि जमाने में, रक्त को जमाने में यानी कि कहीं भी अगर शरीर में कट फट जाता है तो रक्त जो निकलता है और वह जमता जो है वह किसके कारण? कौन से विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण। विटामिन के की मात्रा अगर सही रहेगा तो रक्त जल्दी जम जाएगा, और नहीं तो रक्त निकलते ही रहेगा। विटामिन के, अगर विटामिन पूछे तो के, और प्रोटीन पूछे, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन हो जाएगा क्या? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। और हिपेरिन। हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन जो है, हिपेरिन प्रोटीन जो है वह शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर, शरीर के, शरीर के अंदर, अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। कौन सा प्रोटीन? तो हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, और शरीर के बाहर फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त जमता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास या कांच में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है? फोटोक्रोमेटिक कांच या ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सही आंसर आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु, मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु, तंतु यानी कि फाइबर, प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? क्या हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन, नाइलॉन, नाइलॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? आंख की अपारदर्शिता, अपारदर्शिता यानी कि आंख से आर पार नहीं दिखाई देता है। आर पार नहीं दिखाई देता है यानी कि आंख से दिखाई नहीं देता है। किस बीमारी में? मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में आंख से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस पर एक लेंस पर एक परत चढ़ जाता है। उस परत को, ऑपरेशन जो होता है मोतियाबिंद का, उसमें क्या होता है? उस परत को हटाया जाता है। क्या होता है मोतियाबिंद में? क्या होता है? लेंस पर जो परत, परत जो पड़ जाता है, जम जम जाता है परत, उसके कारण क्या होता है? अपारदर्शी होता है, यानी कि उसके कारण
दिखाई नहीं देता है और उसे हटाया जाता है, शल्य क्रिया के द्वारा उसे हटाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? क्या हो जाएगा आंसर? ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? विकास कुमार जी, क्या सब कमेंट में आप लग गए? कितना अच्छा आप जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इसमें ई क्या है? ई एनर्जी है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जा है। ई क्या है? ऊर्जा है। और एम क्या है? एम द्रव्यमान है। एम क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान है। और सी प्रकाश का वेग है, प्रकाश, प्रकाश का, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन, सूर्य, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य का नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? सूर्य का, गौतम कुमार, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? यह क्लास आपको पटना से चल रहा है, पटना से ये क्लास चल रहा है। जवाब दीजिएगा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है। सूर्य में, सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। बिहार पुलिस का एग्जाम आपको अगस्त में होने वाला है, अगस्त में, अगस्त में होने वाला है बिहार पुलिस का एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी, एक सेकेंडरी पेंडुलम, पेंडुलम यानी कि लोलक, लोलक, पेंडुलम, लोलक, एक सेकेंडरी लोलक में, एक सेकेंडरी लोलक की अवधि कितनी होती है? एक सेकेंडरी लोलक की अवधि कितनी होती है? किस लोलक की, किस लोलक की, किस लोलक की आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड में पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लोलक। इस लोलक की आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल, आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड में पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लोलक कहते हैं। आपका क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है या हुआ है? क्लास तो ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। क्या हो जाएगा? आप लोग समझ समझ गए होंगे। एक सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं? तो वह लोलक जिसका आवर्तकाल जो है वह 2 सेकेंड में पूरा हो जाता है, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी लोलक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन, पहले यहाँ पर लगा दिया उदासीन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि उदासीन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7, 7 सही आंसर। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। उदासीन है, यहाँ पर उदासीन लगा दिया तो समझ में आ गया होगा कि उदासीन किसे कहते हैं। पीएच मान जब 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। और 7 से अधिक हो, 7 से अधिक, 7 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? 7 से अधिक हो उसे क्षारीय कहते हैं, क्षारीय, क्षारीय। और 7 से कम हो, 7 से कम हो तो उसे अम्लीय।
अम्लीय कहते हैं, अम्लीय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वात्या भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। वात्या भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसमें उत्पादित लोहा कौन सा होता है? वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा है? वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा है? कच्चा लोहा। सही आंसर कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर गुर्दे की संरचनात्मक गुर्दे गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? मानव मानव अस्त्र। कुमारी माया जी मानव और ASTR क्या लिखे हैं? सही से लिखिए तब समझ में आएगा। क्या हो जाएगा? गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका 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 गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, यानी कोशिका में जो गतिविधि होता है उसे नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? कोशिका में जो गतिविधि होता है उसे नियंत्रित करते हैं केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा। न्यूक्लियस सही है। मानव अस्त्र का पीएच मान। मानव अस्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन। श्वसन। मानव अस्त्र का पीएच मान तो अभी मुझे भी याद नहीं है, इसीलिए हम नहीं बताएंगे, गलत तो नहीं बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन है, श्वसन क्या है? अपचयन। श्वसन क्या है? अपचयन। कैटाबोलिक। कैटाबोलिक अपचयन को क्या कहते हैं? कैटाबोलिक प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन क्या है? कैटाबोलिक प्रक्रिया है। अपचयन प्रक्रिया है। चलिए गूगल बाबा है तो गूगल बाबा कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, हम लोग भी जान लेंगे। श्वसन है क्या? अपचयन। कैटाबोलिक प्रक्रिया। कैटाबोलिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी। हेनरी जो है वह मात्रक है किसका? तो प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चूना पत्थर की चट्टान क्यांत्रित होने पर बनती है, यानी कि चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर की जो चट्टान होता है वह क्यांत्रित होने पर क्या बन जाता है? क्यांत्रित होने पर क्या बन जाता है? चूना पत्थर क्यांत्रित होने पर क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। संगमरमर। संगमरमर बन जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग बताइएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइएगा आप लोग। कल भी बताए थे ये वाला प्रश्न। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग बताइएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमेनिया। न्यूमोनिया बीमारी जो है वह किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा अंग हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा। न्यूमोनिया जो है फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ा लंग्स। सही आंसर फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के रूप में
किस धातु का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं? चुंबक जो होता है, चुंबक जो होता है एक स्थायी होता है, स्थायी। और एक क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी, अस्थायी। तो स्थायी चुंबक जो होता है वह किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है, इस्पात का, इस्पात का। और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का। यानी कि इसे मृदु लोहा भी कहते हैं, मृदु लोहा, मृदु लोहा, मृदु लोहा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है उसमें जिलेटिन, जिलेटिन का प्रयोग क्यों करते हैं? आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग क्यों करते हैं? 7.4। 7.4 तो मानव शरीर का है ना, मानव शरीर का पीएच मान 7.4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गोबर गैस, ये वाला नहीं किया है। ये वाला प्रश्न, आइसक्रीम, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो रवा बनने से बचाने के लिए, रवा बनने से बचाने के लिए, रवा बनने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस, गोबर के द्वारा जो गैस, गैस बनाया जाता है उसमें प्रमुख अवयव कौन सा है? गोबर गैस में प्रमुख अवयव कौन सा है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो मीथेन है, मीथेन। और मीथेन को CH4, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, CH4 होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? मानव अस्त्र का सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? तो नीला व्हेल, नीला व्हेल। यानी कि इसे ब्लू व्हेल भी कहते हैं, नीला व्हेल या ब्लू व्हेल इसी को कहते हैं, मीथेन। चलिए सही आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एनेटोमी, एनेटोमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका का संबंध किससे है? एनेटोमी, एनेटोमी, एनेटोमी से किसका संबंध है? एनेटोमी, एनेटोमी में, एनेटोमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे? प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से है, प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से है, प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से। घायल शायर जी। आपका जो शेरो शायरी है वो नहीं आएगा काम एग्जाम में। चलिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या है प्रश्न? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो अंगनाशय हो जाएगा। दूसरी यानी कि सेकेंड वाला, सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा? अंगनाशय, अंगनाशय, नाशय, अंगनाशय हो जाएगा। यानी कि पैंक्रियाज, जिसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। अगला प्रश्न, कांसा मिश्र धातु है, कांसा जो है वो मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का, तांबा और टीन का।
कौन सा मिश्र धातु है तांबा और टीन का? फ्यूज और सोल्डर के बारे में बताइएगा। फ्यूज और सोल्डर का कौन कौन सा मिश्र धातु है, यानी कि फ्यूज और सोल्डर जो है वह कौन से धातु का मिश्र धातु है? फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज और सोल्डर, फ्यूज और सोल्डर, फ्यूज और सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? फ्यूज और सोल्डर। टीन और शीशा। विकास कुमार जी, सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा दोनों का क्या होता है? शीशा और टीन, शीशा और टीन होता है, शीशा और टीन होता है दोनों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? शायरी जीवन में काम आती है, जीवन में तो काम आती है, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो शायरी किस काम का। इसलिए पहले जीवन बना लीजिए, उसके बाद शायरी, शेरो शायरी करने का बहुत समय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। और सर्वदाता की बात करें, सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता तो क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव हो जाएगा। सर्वदाता क्या हो जाएगा? सर्वदाता ओ निगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव, डाल्टन प्रभाव, डाल्टन प्रभाव। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। और वर्णांधता में क्या होता है? वर्णांधता में एक से एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता। वर्णांधता में एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि खास करके हरा और लाल रंग का, हरा और लाल रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, हरा और लाल रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता वर्णांधता में। क्या हो जाएगा? डाल्टन प्रभाव, इसका दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? रतौंधी जो होता है, रतौंधी वह कौन से विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी कौन से विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए को अंधापन वाला भी, अंधापन वाला, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन भी कह सकते हैं, अंधापन, अंधापन, विटामिन ए की कमी से अंधापन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो यह वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है, विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वसा से संबंधित है, वसा से संबंधित है, यानी कि रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है वेसल्स के द्वारा, यानी कि नसों के द्वारा जो होता है, नस, नस से जो रक्त प्रवाह किया जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वह जब जम जाता है, जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है, रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है। क्या है? ये वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा, कोशिकाओं में, कोशिका जो होता है, कोशिका में जो ऊर्जा होता है उसमें तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए, तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उपयोग के लिए, तत्कालीन ऊर्जा उपयोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, कोशिकाओं में ऊर्जा उपयोग के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रयोग, ग्लूकोज। सही है ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा।